72 घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। 23वीं भारत रूस एनुअल समिट में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो बस 72 घंटे बचे हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे। और यह विजिट इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है उसके बाद से पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। और पुतिन जिस तरह से भारत आ रहे हैं, जिस समय आ रहे हैं, यह बहुत अहम दौरा है 2 दिन का। किस दिन में से दौरा शुरू होगा ये देखिए। 4 दिसंबर से उनका यह दौरा शुरू हो रहा है। 2 दिन का उनका यह दौरा है, 4 तारीख और 5 तारीख का। 5 तारीख बहुत अहम है क्योंकि द्विपक्षीय मुलाकात होगी उस दिन। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात है। प्रमुख एजेंडा क्या है? 23वीं रूस भारत समिट, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत, रक्षा सौदे पर बातचीत। रूस और यूक्रेन युद्ध भी इस बातचीत का एक अहम हिस्सा होगा। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन पुतिन के भारत दौरे पर 3 डील होने की संभावना है और यह बहुत अहम डील है। भारत को 5 और S-400 देने पर समझौता संभव है। S-400 का कमाल भारत दिखा चुका है, उसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में भारत कर चुका है और पाकिस्तान को किस तरह से S-400 ने भारत ने मुखी खाई पाकिस्तान ने, उसकी वजह से वो हमने दिखाया। लेकिन अब S-500 सिस्टम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सुखोई 57 के सह उत्पादन को लेकर भी डील होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार देने पर भी समझौता संभव है। तो भारत आएंगे पुतिन और कई समझौतों पर मोहर लगेगी इस मुलाकात के दौरान जब द्विपक्षीय वार्ता होगी। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं देखिए। S-500 एक नए डिफेंस सिस्टम की खरीद पर बात हो सकती है भारत और रूस के बीच। इसके अलावा जो अहमियत है S-400 की, उससे काफी ज्यादा एडवांस सिस्टम है ये, यानी S-400 से S-500 काफी एडवांस्ड है और इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा Su-57 उसके सह उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत संभव है। इसके अलावा जो Su-57 है उसकी अहमियत इस वजह से है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट को इसकी वजह से अपग्रेडेशन मिल जाएगा, एक जिसकी दरकार है इंडियन एयरफोर्स को। नौकरियों को अगर लेकर बात करें तो 10 लाख भारतीयों को रूस में नौकरी देने के बारे में भी बात हो सकती है। इसकी अहमियत यह है कि भारतीयों के लिए रोजगार के एक नया मौका पैदा होगा, यानी रूस में जाकर भी नौकरी करने का मौका होगा और उसको लेकर बातचीत संभव है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अचल मल्होत्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं लेकिन समय के साथ साथ बदले हैं, बदलते हुए यहां तक पहुंचे और अब नई चुनौतियां भारत और रूस के सामने हैं। सबसे अहम बिंदु आपके मुताबिक क्या है भारत और रूस के संबंधों को नया आयाम देने के लिए, जिसको कि हम देख सकते हैं कि इस दौरे के दौरान वो संभव हो पाए? नमस्कार सुरभि, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और जैसा आपने कहा रशिया के संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन इसमें एक यूनिक जो डायमेंशन है हमारे रिश्तों की, कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इंटरनेशनल समय समय पे बदलता रहता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, लेकिन भारत और रशिया के संबंधों का यूनिक प्रपोजिशन ये है कि एक कांस्टेंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये एक कांस्टेंट फैक्टर रहा है। यानी हमेशा हमने सिर्फ कोऑपरेशन की तरफ ध्यान दिया है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आई जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भारत और रशिया के बीच में दिखाई दिया। उसके अलावा हिस्टोरिकली रशिया ने हमारी फेवर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कम से कम 6 बार वीटो का इस्तेमाल किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे गोवा में लिबरेशन मूवमेंट की बात हो या कोई दूसरी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखेंगे तो वेस्ट और अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं सालों साल से, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को लेके हों या फिर अभी हाल में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब आपने कहा कि आज की तारीख में क्या बिंदु है। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे नेविगेट किया जाए जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी चॉइस है, दुनिया भर के दूसरे देशों से रिश्ते बनाए रखना और साथ ही साथ रशिया के साथ जो संबंध है उसमें कोई भी अड़चन ना आए, ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। वो हम बैलेंस कैसे बनाकर रखें? जी गौरव। अम्बेसडर मल्होत्रा, सवाल यहां पर यह है कि केवल पुतिन के साथ जब वो आएंगे तो केवल ये मैसेज जाएगा उन गुटों को जो एंटी रशिया हैं कि आखिर भारत किस तरह से एक टाइट रोप पर चलते हुए भी अपने दोस्तों के साथ एक चैलेंजिंग माहौल में खड़ा है, या फिर एवीएम तिवारी आपको यह लगता है कि मैसेज उन लोगों के लिए भी जाएगा जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं और वो मैसेज हमारे पड़ोसी देश के लिए होगा जिसको
पता चलेगा कि भारत न केवल पहले से मजबूत है, बल्कि दुनिया के जो बड़ी मिलिट्री सुपर पावर्स हैं उनके साथ उसकी दोस्ती, उसकी ताकत और बढ़ रही है, और ये बड़ा मैसेज होगा उनके लिए। गौरव, देखिए आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि ये जो इंडिकेशन और जो मैसेज आएगा कि भारत सही के साथ रहता है और सही के साथ रहेगा। अब भारत ऐसी कंडीशन में पहुंच गया, इस स्थिति में है कि भारत की सबको सुननी पड़ेगी। भारत एक मिलिट्री पावर नहीं है, एक आर्थिक पावर भी बन चुका है। और रशिया के संबंध, जैसा अभी साहब बता रहे थे कि बहुत अच्छा पुराना है, उसमें कोई खराब नहीं। जब भी मौका देखे रशिया ने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है, भले कुछ भी करते हुए, लेकिन जिस तरीके से 1971 वॉर हमें पूरी तरीके से याद है, जब अमेरिकन फ्लीट आई थी तो इनकी जब पनडुब्बियां आ गई थी, पहले से फंक्शन कर गई थी। उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भारत में सब लोग डरे हुए थे। दैट इज द टाइम यू कैन नॉट, हम भूल नहीं सकते कि रशिया किस तरीके से हमारे पक्ष में आया था। और जहां तक जहाज का सप्लाई है, सब कुछ सप्लाई है, जहाज का जहां डेवलपमेंट का है और प्रोजेक्ट्स है, मेंटेनेंस फैसिलिटीज है, हम सबको छूट देता है, जिसकी बदौलत हम मिग रहा हो या Su-30 रहे हो या MiG-29 रहे, भारत की वायु शक्ति हमेशा मजबूत रही है। मिसाइल में भी देखिए रशिया ने भारत को हमेशा सहयोग किया है। अब जिस तरीके से S-400 और जितने एयर डिफेंस इक्विपमेंट हमें दे रहा है, इसके साथ हमें बनाने की भी क्षमता बढ़ा रहा है और हेल्प कर रहा है, इससे हम एक और बहुत आगे बढ़ेंगे। ये इंडिकेशन विश्व में सबको क्लियर है कि इनके संबंध अच्छे रहेंगे और जो भी भारत की तरफ वो करना चाहेगा, कुछ आपस में इनकी स्ट्रेटेजिक टाइज रहेंगी, लेकिन जहां पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो हमें हमेशा से दिए भी हैं हथियार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है, और अब हम आगे भी इसकी और उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगर Su-57 लेते हैं तो उसको लेकर एक जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो सकती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और बढ़ाया जा सकता है।